नमस्कार छात्रों, हम आषाढ़ का एक दिन अध्याय या अंक 2 पढ़ चुके थे। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश जी का एक नाटक है जो प्रेम पर आधारित है। आज हम अंक 3 पढ़ेंगे। दूसरे अंक तक हमने लास्ट पढ़ा कि कालिदास और उसकी पत्नी दोनों अपने गांव फिर आते हैं उज्जैनी से लौटकर, और कालिदास ऊंचे पहाड़ और शिखरों की ओर चले जाते हैं और उसकी पत्नी पिरंगू मल्लिका और अंबिका से मिलने उसके घर जाती है। उससे कहती है या तो वे चले और उसकी माँ भी चले या अपने घर की मरम्मत करवा ले। ये संवाद उन दोनों के बीच होता है और अंतिम रूप से दोनों चले जाते हैं। फिर कुछ वर्षों बाद वर्षा और मेघ गर्जन का शब्द, पर्दा उठने पर वही प्रकोष्ठ, एक दीपक जल रहा है। प्रकोष्ठ की स्थिति में पहले से बहुत अंतर दिखाई देता है। सब कुछ जर्जर और अस्त व्यस्त है। कुंभ केवल एक है और उसका भी कोना टूटा है। आसन अपने स्थान से हटा हुआ है और उस पर अब बाग छाल नहीं है। दीवारों पर से स्वास्तिक आदि के चिन्ह लगभग बुझ चुके हैं ना मिट चुके हैं। चूल्हे के पास केवल 2-1 बर्तन हैं जिन पर स्याही चढ़ी है। एक कोने में फटे मैले वस्त्र एकत्रित हैं। प्रकोष्ठ में कोई नहीं है। मातुल भीगे वस्त्रों में बैसाखी के सहारे चलता हुआ आता है। चारों ओर दृष्टि डालकर एक लंबी सांस लेता है, नकारात्मक ढंग से सिर हिलाता है और प्रकोष्ठ के बीचों बीच आ जाता है। मातुल। मल्लिका का स्वर अंदर से सुनाई देता है। मल्लिका, कौन है? मातुल, मैं हूँ मातुल। देखो वर्षा ने मातुल की क्या दुर्गति कर दी है। सिर से और वस्त्रों से पानी निचोड़ने लगता है। मल्लिका अंदर से आती है। उसके वस्त्र फटे हैं, रंग पहले से काला पड़ गया है और आंखों का भाव भी विचित्र सा लगता है। उसके व्यक्तित्व में भी प्रकोष्ठ की सी ही जीर्णता है। किवाड़ खुलने पर अंदर का जो भाग दिखाई देता है वहाँ अब तल्प के स्थान पर एक टूटा पालना रखा है। मल्लिका बाहर आकर किवाड़ बंद कर देती है। मल्लिका, अरे मातुल, आप इस वर्षा में? मातुल, वर्षा से बचने के लिए तुम्हारे घर के सिवा कोई शरण नहीं थी। सोचा जो हो, मातुल के लिए आज भी तुम वही मल्लिका हो। यह आषाढ़ की वर्षा तो मेरे लिए काल हो रही है। पहले जब 2 पैर पर चलता था तो मैंने कभी भारी से भारी वर्षा की चिंता नहीं की, परंतु अब यह स्थिति है कि बैसाखी आगे रखता हूँ तो पैर पीछे फिसल जाता है और पैर आगे रखता हूँ तो बैसाखी पीछे फिसल जाती है। यह जानता कि राजप्रासाद में रहकर पाँव तोड़ बैठूंगा तो कभी ग्राम छोड़कर वहाँ न जाता। अब पीछे से मेरा घर भी उन लोगों ने ऐसा कर दिया है कि कई पैर टिकता ही नहीं। इन चिकने शिलाखंडों से तो वह मिट्टी ही अच्छी थी जो पैर को पकड़ती तो थी। मैं तो अब घर के रहते बेघर हो रहा हूँ। न बाहर आते बनता है न अंदर। उन श्वेत शिलाखंडों के दर्शन से ही मुझे प्रासाद का स्मरण हो आता है जहाँ रहकर एक पाँव तोड़ आया हूँ। मल्लिका, खड़े रहने में कष्ट होगा, आसन ले लीजिए। मातुल आसन के पास जाकर बैसाखी रख देता है और जमकर बैठ जाता है। मातुल, मुझसे कोई पूछे तो कहूँगा कि राजप्रसाद में रहने से अधिक कष्टकर स्थिति संसार में हो ही नहीं सकती। आप देखते हैं तो प्रतिहारी जा रहे हैं, पीछे देखते हैं तो प्रतिहारी आ रहे हैं। सच कहता हूँ, मुझे कभी पता ही नहीं चल पाया कि प्रतिहारी मेरे पीछे चल रहे हैं या मैं प्रतिहारियों के पीछे चल रहा हूँ। और इससे भी कष्टकर स्थिति यह थी कि जिन व्यक्तियों को देखकर मेरा आदर से सिर झुकाने को मन करता था वे मेरे सामने ही सिर झुका देते थे। मेरे सामने हाथ से अपनी ओर संकेत करता है। बताओ मातुल, मैं ऐसा क्या है जिसके आगे कोई सिर झुकाएगा? मातुल, न देवी है, न देवता है, न पंडित है, न राजा है, तो फिर क्यों कोई सिर झुकाकर मातुल की वंदना करे? परंतु नहीं,
लोग मातुल की तो क्या, मातुल के शरीर से उतरे वस्त्रों तक की वंदना करने को प्रस्तुत थे, और मैं बार बार अपने को छूकर देखता था कि मेरा शरीर हाड़ मांस का ही है या चिकने पत्थर का हो गया है, जैसे मंदिरों में देवी देवताओं का होता है। यहाँ आकर सबसे बड़ा सुख यही है कि न कोई झुककर मेरी वंदना करता है और न ही मुझे भ्रम होता है कि मैं आगे चल रहा हूँ या प्रतिहारी आगे चल रहे हैं। केवल यह वर्षा मुझसे नहीं सही जाती। मल्लिका, वस्त्र सुखाने के लिए आग जला दूँ? मातुल चूल्हे की ओर देखता है, फिर चारों ओर दृष्टि डालता है। मातुल, तुमने घर की क्या अवस्था कर रखी है? अंबिका के न रहने से घर की वस्त्र और घर की अवस्था ही नहीं रही। यह ठीक है कि पिरंगू ने तुम्हारे लिए कुछ वस्त्र और स्वर्ण मुद्राएं भिजवाई थी जो तुमने लौटा दी। मल्लिका, मुझे उनकी आवश्यकता नहीं थी। मैले वस्त्रों के पास जाकर उनके नीचे से भोजपत्रों का बना ग्रंथ निकाल लेती हैं और उसकी धूल झाड़ने लगती हैं। मातुल, और इस घर के परिसंस्कार के लिए भी उसने स्थापितों से कहा था। मल्लिका, मैंने किसी परिसंस्कार की आवश्यकता नहीं समझी। ग्रंथ रखने के लिए इधर उधर स्थान देखती हैं, फिर उसे मातुल के पास आसन पर रख देती। आग जला दूँ? मातुल, नहीं, वर्षा थम रही है। बैसाखी लिए हुए झरोके के पास चला जाता है। हल्की हल्की बूंदें हैं। किसी तरह घसीटता हुआ घर पहुंच जाऊं तो वहीं वस्त्र सुखाऊंगा। कहीं फिर धारासार बरसने लगा तो बस झरोके से हटकर मल्लिका के पास आ जाता है। तुमने कश्मीर का कुछ समाचार सुना है? मल्लिका गंभीर और स्थिर दृष्टि से उसकी ओर देखती रहती हैं। मल्लिका, मैं हर समय घर में रहती हूँ, कहीं का भी समाचार कैसे सुन सकती हूँ? मातुल, मैंने सुना है। विश्वास नहीं होता परंतु होता भी है। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। जितना संभव है कि ऐसा न हो उतना ही संभव है कि ऐसा हो, और यह भी संभव है कि जो हो वह न हो। मल्लिका अप्रतिम सी उसकी ओर देखती रहती हैं। मल्लिका, परंतु समाचार क्या है? मातुल, समाचार यह है कि सम्राट का निधन हो गया है। कश्मीर में विद्रोही शक्ति सिर उठा रही हैं। वहीं से आए एक आहत सैनिक का कहना है कि कालिदास ने कश्मीर छोड़ दिया है। मल्लिका, उन्होंने कश्मीर छोड़ दिया है? वैसे ही अप्रतिम सी आसन पर बैठ जाती हैं और अब पुनः उज्जैनी चले गए हैं। मातुल, नहीं, उज्जैनी नहीं गया। वहाँ के लोगों का तो कहना है कि उसने संन्यास ले लिया है और काशी चला गया है, परंतु मुझे विश्वास नहीं होता। उसका राजधानी में इतना मान है। यदि कश्मीर में रहना संभव नहीं था तो उसे सीधे राजधानी चले जाना चाहिए था, परंतु संभव भी नहीं है। एक राजनीतिक जीवन, दूसरे कालिदास। मैं आज तक दोनों में से किसी की भी धुरी नहीं पहचान पाया। मैं समझता हूँ कि जो कुछ मैं समझ पाता हूँ, सत्य सदा उसके विपरीत होता है, और मैं जब उस विपरीत तक पहुँचने लगता हूँ तो सत्य उस विपरीत से विपरीत हो जाता है। अतः मैं जो कुछ समझ पाता हूँ वह सदा झूठ होता है। इससे अब तुम निष्कर्ष निकाल लो कि सत्य क्या हो सकता है, कि उसने संन्यास ले लिया। ले लिया है या नहीं लिया? मैं समझता हूँ कि उसने संन्यास नहीं लिया, इसलिए सत्य यही होना चाहिए कि उसने संन्यास ले लिया है और काशी चला गया है। मल्लिका आसन से ग्रंथ उठाकर वक्ष से लगा लेती हैं। मल्लिका, नहीं, यह सत्य नहीं हो सकता। मेरा हृदय इसे स्वीकार नहीं करता। मेरा हृदय से स्वीकार नहीं करता। मातुल, मैंने तुमसे कहा था कि मैं जो कहूँगा वह कभी सत्य नहीं हो सकता, इसलिए मैं जो कुछ नहीं कहता वह काशी गया है तो भी मैं झूठा हूँ, नहीं गया तो भी झूठा हूँ। यह तो ठीक है। बैसाखी पटकता हुआ चला जाता है। मल्लिका गुमसुम सी आसन पर बैठी रहती हैं। मल्लिका, नहीं, तुम काशी नहीं गए, तुमने संन्यास नहीं लिया। मैंने इसलिए तुमसे यहाँ से जाने के लिए नहीं कहा था। मैंने इसलिए भी नहीं कहा था कि
तुम जाकर कई का आसन भार संभाल लो। फिर भी जब तुमने ऐसा किया, मैंने तुम्हें शुभकामनाएं दी। यद्यपि प्रत्यक्ष तुमने वे शुभकामनाएं ग्रहण नहीं की। ग्रंथ को हाथों में लिए जैसे अभियोगपूर्ण दृष्टि से उसे देखती हैं। मैं यद्यपि तुम्हारे जीवन में नहीं रही, परंतु तुम मेरे जीवन में सदा बने रहे हो। मैंने कभी तुम्हें अपने से दूर नहीं होने दिया है। तुम रचना करते रहे और मैं समझती रही कि मैं सार्थक हूँ। मेरे जीवन की भी कुछ उपलब्धियाँ हैं। ग्रंथ को घुटनों पर रख लेती हैं और आज तुम मेरे जीवन को इस तरह निरर्थक कर दोगे। ग्रंथ को आसन पर रखकर उद्विग्न दृष्टि से उसकी ओर देखती रहती हैं। तुम जीवन से तटस्थ हो सकते हो, परंतु मैं भी अब तटस्थ नहीं हो सकती। क्या जीवन को तुम मेरी दृष्टि से देख सकते हो? जानते हो मेरे जीवन के ये वर्ष कैसे व्यतीत हुए हैं? मैंने क्या क्या देखा है, क्या से क्या हुई हूँ। उठकर अंदर का किवाड़ खोल देती हैं और पालने की ओर संकेत करती हैं। इस जीव को देखते हो, पहचान सकते हो? यह मल्लिका है जो धीरे धीरे बड़ी हो रही है और माँ के स्थान पर अब मैं इसकी देखभाल करती हूँ। यह मेरे अभाव की संतान है। जो भाव तुम थे वह दूसरा नहीं हो सका, परंतु अभाव के कोष्ठ में किसी दूसरे की जान कितनी कितनी आकृतियाँ हैं। जानते हो मैंने अपना नाम खोकर एक विशेषण उपार्जित किया है और अब मैं अपनी दृष्टि में नाम नहीं केवल विशेषण हूँ। किवाड़ बंद करके आसन की ओर लौट पड़ती हैं। व्यवसायी कहते हैं उज्जैनी में अपवाद है। तुम्हारा बहुत सा समय वीरांगनाओं के सहवास में व्यतीत होता है, परंतु तुमने वीरांगना का यह रूप भी देखा है। आज तुम मुझे पहचान सकते हो। मैं आज भी उसी तरह पर्वत शिखर पर जाकर मेघमालाओं को देखती हूँ, उसी तरह ऋतु श्रृंगार और मेघदूत की पंक्तियाँ पढ़ती हूँ। मैंने अपने भाव के कोष्ठ को रिक्त नहीं होने दिया, परंतु मेरे अभाव की पीड़ा का अनुमान लगा सकते हो? कुहनिया आसन पर रख कर बैठ जाती है और ग्रंथ हाथों में उठा लेती है। नहीं, तुम अनुमान नहीं लगा सकते। तुमने लिखा था कि एक दोष गुणों के समूह में उसी तरह छिप जाता है जैसे चांद की किरणों में कलंक, परंतु दरिद्र नहीं छिपता। 100 गुणों में भी नहीं छिपता, नहीं छिपता ही नहीं। 100 गुणों को छा लेता है, एक एक करके नष्ट कर देता है, बोलती बोलती और अंतर्मुख हो जाती। परंतु मैंने यह सब सह लिया इसलिए कि मैं टूटकर भी अनुभव करती रही कि तुम बन रहे हो, क्योंकि मैं अपने को अपने में न देखकर तुम में देखती थी। और आज यह सुन रही हूँ कि तुम सब छोड़कर संन्यास ले रहे हो, तटस्थ हो रहे हो, उदासीन। मुझे मेरी सत्ता के बोध से इस तरह वंचित कर दोगे? बिजली कौंधती है और मेघ गर्जन सुनाई देता है। वही आषाढ़ का दिन है, उसी तरह मेघ गरज रहे हैं, वैसी ही वर्षा हो रही है। वही मैं हूँ, उसी घर में हूँ, किंतु पुनः बिजली कौंधती है, मेघ गर्जन सुनाई देते हैं और ड्योढ़ी का द्वार धीरे धीरे खुलता है। कालिदास सत विशत सा द्वार खोलकर ड्योढ़ी में ही खड़ा रहता है। मल्लिका किवाड़ खुलने के शब्द से उधर देखती है और सहसा उठ खड़ी होती है। कालिदास अंदर आता है, मल्लिका जड़ से उसे देखती रहती है। कालिदास संभवतः पहचानती नहीं हो। मल्लिका उसी तरह देखती रहती हैं। कालिदास प्रकोष्ठ में इधर उधर देखता है, फिर मल्लिका पर सिर से पैर तक एक दृष्टि डालकर आसन की ओर चला जाता है। और न पहचानना ही स्वाभाविक है, क्योंकि मैं वह व्यक्ति नहीं हूँ जिसे तुमने पहले पहचानती रही हो, दूसरा व्यक्ति। बाहें पीछे टिकाकर आसन पर बैठ जाता है और सच कहूँ तो वह व्यक्ति हूँ जिसे मैं स्वयं नहीं पहचानता। तुम इस तरह जड़ सी क्यों खड़ी हो? मुझे देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। मल्लिका किवाड़ बंद कर देती हैं, फिर खोई सी उसकी ओर बढ़ जाती हैं। मल्लिका
आश्चर्य मुझे आश्चर्य मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम हो, और मैं जो तुम्हें देख रही हूँ वास्तव में मैं हूँ। कालिदास, देख रहा हूँ कि तुम भी वह नहीं हो। सब कुछ बदल गया है, या संभव है कि परिवर्तन केवल मेरी दृष्टि में हुआ है। मल्लिका, मुझे विश्वास नहीं होता कि यह स्वप्न नहीं है। कालिदास, नहीं, स्वप्न नहीं है, यथार्थ है कि मैं यहाँ हूँ, दिनों की यात्रा करके थका टूटा हारा हुआ यहाँ आया हूँ कि एक बार यहाँ के यथार्थ को देख लूँ। मल्लिका, बहुत भीग गए हो, मेरे यहाँ सूखे वस्त्र तो नहीं है पर मैं। कालिदास, मेरे भीगे होने की चिंता मत करो, जानती हो इस तरह भीगना भी जीवन की एक महत्वाकांक्षा हो सकती है। वर्षों के बाद भीगा हूँ, अभी सूखना नहीं चाहता। चलते चलते बहुत थक गया था, कई दिन ज्वर आता रहा, परंतु इस वर्षा से जैसे सारी थकान मिट गई है। मल्लिका उसके और पास चली जाती। मल्लिका, बहुत थक गए हो। कालिदास, थक गया था, अब भी थका हूँ, परंतु वर्षा ने थकान कम कर दी है। मल्लिका, तुम सचमुच पहचाने नहीं जाते। कालिदास क्षण भर उसे देखता रहता है, फिर उठकर झरोखे के पास चला जाता है। कालिदास, और तुम ही कहीं पहचानती हो, तुम ही कहीं पहचानी जाती हो। यह घर भी कितना बदल गया है, और मैं आशा कर रहा था कि सब कुछ वैसा ही होगा, ज्यों का त्यों, यथास्थान। पर कुछ भी तो यथास्थान नहीं है। चारों ओर देखता है, तुमने सब कुछ बदल दिया है, सभी कुछ बदल दिया। मल्लिका, मैंने नहीं बदला। कालिदास उसकी ओर देखता है, फिर टहलने लगता है। कालिदास, जानता हूँ तुमने नहीं बदला, परंतु। मल्लिका उसके पास आ जाती हैं, मैंने यह नहीं सोचा था कि यह घर कभी मुझे अपरिचित भी लग सकता है। यहाँ की प्रत्येक वस्तु का स्थान और विन्यास इतना निश्चित था, परंतु आज सब कुछ अपरिचित लग रहा है। और उसकी आंखों में देखता है, और तुम भी अपरिचित लग रही हो। इसलिए कहता हूँ कि संभव है दृष्टि संभव है दृश्य उतना ही नहीं बदला जितना मेरी दृष्टि बदल गई। मल्लिका, थके हो, बैठ जाओ। आंखों से लगता है तुम अब भी स्वस्थ नहीं हो। कालिदास, बहुत दिन इधर उधर भटकने के बाद यहाँ आया हूँ। कश्मीर जाते हुए जिस कारण से नहीं आया था, आज उसी कारण से आया हूँ। क्षण भर दोनों की आंखें मिली रहती हैं। मल्लिका, आर्य मातुल से आज ही पता चला था कि तुमने कश्मीर छोड़ दिया है। कालिदास, हाँ, क्योंकि सत्ता और प्रभुसत्ता का मोह छूट गया है। आज मैं उस सबसे युक्त हूँ जो वर्षों से मुझे कोसता रहा है। कश्मीर में लोग समझते हैं कि मैंने संन्यास ले लिया है, परंतु मैंने संन्यास नहीं लिया। मैं केवल मात्रगुप्त के कलेवर से मुक्त हुआ हूँ, जिससे पुनः कालिदास के कलेवर में जी सकूँ। एक आकर्षण सदा मुझे उस सूत्र की ओर खींचता था जिसे तोड़कर मैं यहाँ से गया था। यहाँ की एक एक वस्तु में जो आत्मीयता थी, वह यहाँ से जाकर मुझे कहीं नहीं मिली। मुझे यहाँ की एक एक वस्तु के रूप में और आकार का स्मरण है। फिर प्रकोष्ठ में आसपास देखता है, कुंभ, बागछाल, कुशा, दीपक, गेरू की आकृतियाँ और तुम्हारी आंखें। जाने के दिन तुम्हारी आंखों का जो रूप देखा था, वह आज तक मेरी स्मृति में अंकित है। मैं अपने को विश्वास दिलाता रहा हूँ कि कभी भी लौट कर आऊँ, यहाँ सब कुछ वैसा ही होगा। कोई द्वार खटखटाता है। मल्लिका अव्यवस्थित होकर उस ओर देखती है। कालिदास द्वार की ओर जाना चाहता है, पर वह उसे रोक देती है। मल्लिका, द्वार बंद रहने दो, तुम जो बात कर रहे हो करते जाओ। कालिदास, देख तो लो कौन आया है। मल्लिका, वर्षा का दिन है, कोई भी हो सकता है, तुम बात करते रहो, वह चला जाएगा। बाहर से आगंतुक नशे के स्वर में जलाता हुआ लौट जाता है। हर समय द्वार बंद है, हर समय द्वार बंद। कालिदास, कौन था ये? मल्लिका, कहाँ है, न कोई भी हो सकता है। वर्षा में जिस किसी को आश्रय की आवश्यकता पड़ती है,
कालिदास, परंतु मुझे इसका स्वर बहुत विचित्र सा लगा। मल्लिका, तुम यहाँ के संबंध में बात कर रहे थे? कालिदास, लगा जैसे मैं इस स्वर को पहचानता हूँ, जैसे यहाँ की हर वस्तु की तरह यह भी किसी परिचित स्वर का बदला हुआ रूप है। मल्लिका, तुम थके हुए हो और अस्वस्थ हो, बैठकर बात करो। कालिदास एक निश्वास छोड़कर आसन पर बैठ जाता है। मल्लिका घुटनों पर बाएं रखकर कुछ दूर नीचे बैठ जाती हैं। कालिदास, मैंने बहुत बार अपने संबंध में सोचा है मल्लिका, और हर बार इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि अंबिका ठीक कहती थी। बाएं पीछे की ओर फैल जाती हैं और आंखें छत की ओर उठ जाती हैं। मैं यहाँ से क्यों नहीं जाना चाहता था? एक कारण यह भी था कि मुझे अपने पर विश्वास नहीं था। मैं नहीं जानता था कि अभाव और भर्त्सना का जीवन व्यतीत करने के बाद प्रतिष्ठा और सम्मान के वातावरण में जाकर मैं कैसा अनुभव करूँगा। मन में कई यह आशंका थी कि वह वातावरण मुझे छा लेगा और मेरे जीवन की दशा बदल देगा, और यह आकांक्षा निराधार नहीं थी। आंखें मल्लिका की ओर झुकाती हैं। तुम्हें बहुत आश्चर्य हुआ था कि मैं कश्मीर का शासन संभालने जा रहा हूँ। तुम्हें यह बहुत अस्वाभाविक लगा होगा, परंतु मुझे इसमें कुछ भी अस्वाभाविक प्रतीत नहीं होता। अभावपूर्ण जीवन की वह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। संभवतः उसमें कई उन सबसे प्रतिशोध लेने की भावना भी थी जिन्होंने जब तब मेरी प्रदर्शना की थी, मेरा उपवास उड़ाया था। होठ काट कर उठ पड़ता है और झरोखे के पास चला जाता है, परंतु मैं यह भी जानता था कि मैं सुखी नहीं हो सकता। मैंने बार बार अपने को विश्वास दिलाना चाहा कि कमी उस वातावरण में नहीं, मुझ में है। मैं अपने को बदल लूँ तो सुखी हो सकता हूँ, परंतु ऐसा नहीं हुआ। न तो मैं बदल सका, न सुखी हो सका। अधिकार मिला, सम्मान बहुत मिला। जो कुछ मैंने लिखा उसकी प्रतिलिपियाँ देश भर में पहुँच गई, परंतु मैं सुखी नहीं हुआ। किसी और के लिए यह वातावरण और जीवन स्वाभाविक हो सकता था, मेरे लिए नहीं था। एक राज्याधिकारी का कार्यक्षेत्र मेरे कार्यक्षेत्र से भिन्न था। मुझे बार बार अनुभव होता था कि मैं प्रभुता और सुविधा के मोह में पड़कर उस क्षेत्र में अनधिकार प्रवेश किया है, और जिस विशाल में मुझे रहना पसंद चाहिए था उसे दूर हटकर आया हूँ। जब भी मेरी आंखें दूर तक फैली क्षितिज रेखा पर पड़ती, तभी यह अनुभूति मुझे सालती कि मैं उस विशाल से दूर हटाया हूँ। मैं अपने को आश्वासन देता था कि आज नहीं तो कल मैं परिस्थितियों पर बस पा लूँगा और समान रूप से दोनों क्षेत्रों में अपने को बांट दूँगा, परंतु मैं स्वयं ही परिस्थितियों के हाथों बनता और चालित होता रहा। परंतु मैं स्वयं ही परिस्थितियों के हाथों बनता और चालित होता रहा। जिस कल की मुझे प्रतीक्षा थी वह कल कभी आया ही नहीं, और मैं धीरे धीरे खंडित होता गया और एक दिन मैंने पाया कि मैं सर्वथा टूट गया हूँ। मैं वह व्यक्ति नहीं हूँ जिसका उस विशाल के साथ कुछ भी संबंध था। क्षण भर वह चुप रहता है, फिर टहलने लगता है। कश्मीर जाते हुए मैं यहाँ से होकर नहीं जाना चाहता था। मुझे लगता था कि यह प्रदेश, यहाँ की पर्वत श्रृंखला और उपत्यकाएं मेरे सामने एक मूक प्रश्न का रूप ले लेगी। फिर भी लोभ का संवरण नहीं हुआ, परंतु उस बार यहाँ आकर मैं सुखी नहीं हुआ। मुझे अपने से वितृष्णा हुई, उनसे भी वितृष्णा हुई जिन्होंने मेरे आने के दिन को उत्सव की तरह मनाया या माना। तब पहली बार मेरा मन मुक्ति के लिए व्याकुल हुआ, परंतु उस समय मुक्त होना संभव नहीं था। मैं तब तुमसे मिलने के लिए नहीं आया, क्योंकि भय था तुम्हारी आंखें मेरे अस्थिर मन को और अस्थिर कर देगी। मैं इससे बचना चाहता था। उसका कुछ भी परिणाम हो सकता था। मैं ये जानता था तुम पर इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, दूसरे तुमसे क्या कहेंगे। फिर भी उस संबंध में निश्चित था कि तुम्हारे मन में कोई वैसा भाव नहीं आया या आएगा।
और मैं यह आशा लिए हुए चला गया कि एक कल ऐसा आएगा जब मैं तुमसे यह सब कह सकूँगा और तुम्हें अपने मन के द्वंद्व का विश्वास दिला दूँ। यह नहीं सोचा कि द्वंद्व एक ही व्यक्ति तक सीमित नहीं होता, परिवर्तन एक ही दिशा को व्याप्त नहीं करता। इसलिए आज यहाँ आकर बहुत व्यर्थता का बोध हो रहा है। फिर जरोके के पास चला जाता है। लोग सोचते हैं कि मैंने उस जीवन और वातावरण में रहकर बहुत कुछ लिखा है, परंतु मैं जानता हूँ कि मैंने वहाँ रहकर कुछ नहीं लिखा। लोग सोचते हैं कि मैंने उस जीवन और वातावरण में रहकर बहुत कुछ लिखा है, परंतु मैं जानता हूँ कि मैंने वहाँ रहकर कुछ नहीं लिखा। जो कुछ लिखा है वह यहाँ के जीवन का ही संचय था। कुमार संभव की पृष्ठभूमि यह हिमालय है और तपस्विनी उमा तुम हो। मेघदूत के यक्ष की पीड़ा मेरी पीड़ा है और विरह विमृष्टता यक्षिणी तुम हो। यद्यपि मैंने स्वयं यहाँ होने और तुम्हें नगर में देखने की कल्पना की, अभिज्ञान शकुंतला के रूप में तुम ही मेरे सामने थी। मैंने जब जब लिखने का प्रयत्न किया तुम्हारे और अपने जीवन के इतिहास को फिर दोहराया, और जब उससे हटकर लिखना चाहा तो रचना प्राणवान नहीं हुई। रघुवंश में अज का विलाप मेरी वेदना की अभिव्यक्ति है। और मल्लिका दोनों हाथों में मुँह छुपा लेती है। कालिदास आशा बोलते बोलते रुक जाता है और क्षण भर उसकी ओर देखता रहता है। चाहता था तुम यह सब पढ़ पाती, परंतु सूत्र कुछ इस रूप में टूटा था कि मल्लिका मुंह से हाथ हटाकर नकारात्मक भाव से सिर हिलाती है। मल्लिका, वह सूत्र कभी नहीं टूटा। उठकर वस्त्र में लिपटे पन्ने कोनों से उठा लेती है और कालिदास के हाथ में रख देती है। कालिदास पन्ने पलट कर देखता है। कालिदास, मेघदूत, तुम्हारे पास मेघदूत की प्रतिलिपियाँ कैसे पहुँची? मल्लिका, मेरे पास तुम्हारी सब रचनाएं हैं। रघुवंश और शकुंतलम की प्रतियां कुछ ही मास पहले मुझे मिल पाई। कालिदास, तुम्हारे पास मेरी सब रचनाएं हैं, परंतु वे यहाँ कैसे उपलब्ध हुई? क्या? मल्लिका, उज्जैनी के व्यवसायी कभी कभी इस मार्ग से होकर भी जाते हैं। कालिदास, और उनके पास ये प्रतिलिपियाँ मिल जाती हैं? मैंने कहकर मंगवाई थी। 1-2 वर्ष में कई एक प्रतिलिपि मिल पाती थी। कालिदास, और इनके लिए धन? मल्लिका, 1-2 वर्ष में एक प्रतिलिपि मिल पाती थी। धन एकत्रित करने के लिए बहुत समय रहता था। कालिदास सिर झुकाए आसन पर आ बैठता है। कालिदास, जो अभाव वर्षों से मुझे सालते रहे हैं वे आज और बड़े प्रतीत होते हैं। मल्लिका, मुझे वर्षों पहले यहाँ लौट आना चाहिए था, ताकि यहाँ वर्षा में भीग कर लिखता वह सब जो मैं अब तक नहीं लिख पाया और जो आषाढ़ के मेघों की तरह वर्षों से मेरे अंदर घुमड़ रहा है। निश्वास छोड़कर आसन पर रखे ग्रंथ को उठा लेता है और उसके पन्ने पलटने लगता है, परंतु बरस नहीं पाता, क्योंकि उसे ऋतु नहीं मिलती, वायु नहीं मिलती। यह कौन सी रचना है? ये तो केवल कोरे पृष्ठ है। मल्लिका, ये पन्ने अपने हाथों से बनाकर सिए थे। सोचा था तुम राजधानी से आओगे तो मैं तुम्हें यह भेंट दूंगी। कहूँगी कि इन पृष्ठों पर अपने सबसे बड़े महाकाव्य की रचना करना, परंतु उस बार तुम आकर भी नहीं आए और यह भेंट यहीं पड़ी रही। अब तो ये पन्ने टूटने भी लगे हैं और मुझे कहते संकोच होता है कि ये तुम्हारी रचना के लिए। कालिदास पन्ने पलटता जाता है। कालिदास, तुमने ये पृष्ठ अपने हाथों से बनाए थे कि इन पर मैं एक महाकाव्य की रचना करूं? पन्ने पलटते हुए एक स्थान पर रुक जाता है। स्थान स्थान पर इन पर पानी की बूंदें पड़ी हैं, जो निस्संदेह वर्षा की बूंदें नहीं लगती। लगता है तुमने अपनी आँखों से इन कोरे पृष्ठों पर बहुत कुछ लिखा है, और आँखों से ही नहीं, स्थान स्थान पर ये पृष्ठ श्वेत कणों से मैले हुए हैं। स्थान स्थान पर फूलों की सूखी पत्तियों ने अपने रंग इन पर छोड़ दिए हैं। कई स्थानों पर तुम्हारे नखों ने इन्हें छीला है, तुम्हारे दांतों ने इन्हें काटा है और
इसके अतिरिक्त ये ग्रीष्म की धूप में हल्के गहरे रंग, हेमंत की पत्र धूलि और इस घर की सीलन, ये पृष्ठ पूरे कहाँ हैं मल्लिका? इन पर एक महाकाव्य की रचना हो चुकी है, अनंत सर्गों के एक महाकाव्य की ग्रंथ रख देता है। इन पृष्ठों पर अब नया कुछ क्या लिखा जा सकता है? उठकर झरोखे के पास चला जाता है, कुछ क्षण बाहर देखता रहता है, फिर मल्लिका की ओर मुड़ आता है। परंतु इससे आगे भी तो जीवन शेष है, हम फिर अर्थ से आरंभ कर सकते हैं। अंदर से बच्ची के कुनमुनाने और रोने का शब्द सुनाई देता है। मल्लिका सहसा उठकर उद्विग्न भाव से उस ओर चल देती हैं। कालिदास हतप्रभ सा उसे जाते देखता। कालिदास मल्लिका। मल्लिका रुककर उसकी ओर देखती। कालिदास किसके रोने का शब्द है ये? मल्लिका यह मेरा वर्तमान है। अंदर चली जाती है। कालिदास स्तब्ध सा प्रकोष्ठ के बीचों बीच आ जाता है। कालिदास तुम्हारा वर्तमान? कोई द्वार खटखटाता है, फिर पैर की चोट से द्वार अपने आप खुल जाता है। ड्योढ़ी में विलोम द्वार को कोसता खड़ा है। वस्त्र कीचड़ से लथपथ है, वह झूलता सा अंदर आता है। विलोम भीगे दिन में फिसल कर गिरे और गिरे खाई में। कितनी बार कहा है भैया विलोम बहुत ऊंचे मत चढ़ा करो, परंतु भैया विलोम क्यों मानने लगे? पहले आए तो द्वार बंद, लौटकर गए और फिसल गए, फिर आए तो द्वार बंद, फिर लौटकर जाते तो क्या होता? आज का दिन ही ऐसा है कि कालिदास को देखकर बोलते बोलते रुक जाता है। दृष्टि का भाव ऐसा हो जाता है जैसे किसी बहुत सूक्ष्म वस्तु का अध्ययन कर रहा। न जाने आँखों को क्या हो गया है, कभी अपरिचित आकृतियाँ बहुत परिचित जान पड़ती हैं और कभी परिचित आकृतियाँ भी परिचित नहीं लगती। अब यह इतनी परिचित आकृतियाँ हैं और मैं इसे पहचान ही नहीं रहा। आकृतियाँ जानी हुई है और व्यक्ति नया सा लगता है। क्यों बंधु, तुम मुझे पहचानते हो? मल्लिका अंदर से आती है और विलोम को देखकर द्वार के पास जड़ हो जाती है। कालिदास आकृति बहुत बदल गई है, परंतु व्यक्ति आज भी वही हो। विलोम स्वर भी परिचित है और शब्द भी। आंखें स्थिर करके देखने का प्रयत्न करता है, फिर सहसा हंस उठता है। तो तुम हो तुम? गिरने और चोट खाने का सारा कष्ट दूर हो गया। कितने दिनों से तुम्हें देखने की लालसा मन में थी। आओ। उसकी ओर बाहें बढ़ाता है, परंतु कालिदास उसके सामने से हट जाता है। गले नहीं मिलोगे? मेरा शरीर मैला है इसलिए, या मुझसे घृणा है? परंतु इस तरह मेरा तुम्हारा संबंध नहीं टूट सकता। तुमने कहा था कि हम एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं, नहीं कहा था? मैंने इन वर्षों में उस निकटता में अंतर नहीं आने दिया। मैं तो समझता हूँ कि अब हम एक दूसरे के और भी निकट पड़ते हैं। मल्लिका की ओर मुड़ता है। क्यों मल्लिका, मैं ठीक नहीं कहता? तुम वहाँ स्तब्ध सी क्यों खड़ी हो? विलोम इस घर में अब तो अयाचित अतिथि नहीं है, अब तो वह अधिकार से आता है। नहीं, अब तो वह इस घर में कालिदास का स्वागत और आतिथ्य कर सकता है। नहीं। फिर कालिदास की ओर मुड़ता है। कहोगे कितनी आकस्मिक बात है कि तब भी मुझसे इसी घर में भेंट हुई थी और आज भी यही हुई है, परंतु सच मानो यह आकस्मिक बात नहीं है। तुम जब भी आते हो हमारी भेंट यही होती है। मल्लिका की ओर मुड़ता है। तुमने अब तक कालिदास के आतिथ्य का उपक्रम नहीं किया। वर्षों के बाद एक अतिथि घर में आए हैं और उसका आतिथ्य न हो। जानती हो कालिदास को इस प्रदेश में हरिण शावकों का कितना मोह है। फिर कालिदास की ओर मुड़ता है। एक हरिण शावक इस घर में भी हैं। तुमने मल्लिका की बच्ची को नहीं देखा? उसकी आंखें किसी हरिण शावक से कम सुंदर नहीं है। और जानते हो अष्टावक्र क्या कहते हैं? कहते हैं। मल्लिका सास आगे बढ़ जाती हैं। मल्लिका अरे विलोम। विलोम हंसता है। विलोम तुम नहीं चाहती कि कालिदास यह जानने कि अष्टावक्र क्या कहते हैं, परंतु मुझे उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। मैं इसलिए कह रहा था कि संभव है कालिदास ही देखकर बता सके कि अष्टावक्र की बात कहाँ तक सच है। क्या बच्ची की आकृति सचमुच विलोम से मिलती है या? मल्लिका हाथों में मुंह छिपाए आसन पर जा बैठती हैं। विलोम कालिदास के पास चला जाता है। चलो देखेंगे। कालिदास यहाँ से चले जाओ विलोम। विलोम चला जाऊँ हंसता है। इस घर से या ग्राम प्रांत से ही
सुना है शासन बहुत बलि होता है, प्रभुता में बहुत सामर्थ्य होती है। कालिदास, मैं कह रहा हूँ इस समय यहाँ से चले जाओ विलोम, क्योंकि तुम यहाँ लौट आए हो, क्योंकि वर्षों से छोड़ी हुई भूमि आज फिर तुम्हें अपनी प्रतीत होने लगी, क्योंकि तुम्हारे अधिकार शाश्वत है। हंसता है, जैसे तुमसे बाहर जीवन की गति ही नहीं है, तुम ही तुम हो और कोई नहीं। परंतु समय निर्दय नहीं है, उसने औरों को भी सत्ता दी है, अधिकार दिए हैं। वह धूप और नैवेद्य लिए घर की दहली पर रुका नहीं रहा। उसने औरों को अवसर दिया है, निर्माण किया है। तुम्हें उसके निर्माण से वितृष्णा होती है, क्योंकि तुम जहाँ अपने को देखना चाहते हो नहीं देख पा रहे हो। कई क्षण उसकी ओर देखता रहता है, फिर हंसता है। तुम चाहते हो इस समय मैं यहाँ से चला जाऊँ। मैं चला जाता हूँ इसलिए नहीं कि तुम आदेश देते हो, परंतु इसलिए कि तुम आज यहाँ अतिथि हो और अतिथि की इच्छा का मान होना चाहिए। द्वार की ओर चल देता है। द्वार के पास रुककर मल्लिका की ओर देखता है। देखना मल्लिका, आतिथ्य में कोई कमी न रहे। जो अतिथि वर्षों में एक बार आए हैं वो आगे जाने कभी आएगा या नहीं। अर्थपूर्ण दृष्टि से दोनों की ओर देखता है और चला जाता है। मल्लिका मुंह से हाथ हटाकर कालिदास की ओर देखती है। कुछ क्षण दोनों चुप रहते। मल्लिका, क्या सोच रहे हो? कालिदास झरोखे के पास चला जाता है। कालिदास, सोच रहा हूँ कि वह आषाढ़ का ऐसा ही दिन था, ऐसी घाटी में मेघ भरे थे और असमय अंधेरा आया। मैंने घाटी में एक आहत हरिण शावक को देखा और उठाकर यहाँ ले आया था। तुमने उसका उपचार किया था? मल्लिका उठकर उसके पास चली जाती हैं। मल्लिका, और भी तो कुछ सोच रहे हो? कालिदास, और सोच रहा हूँ कि उपत्यकाओं का विस्तार वही है, पर्वत शिखर की और जाने वाला मार्ग भी वही है। वायु में वैसी ही नमी है, वातावरण की ध्वनियाँ भी वैसी हैं। मल्लिका, और? कालिदास, और कि वही चेतना है जिनमें कंपन होता है, वही हृदय हैं जिनमें आवेश जागता है। परंतु मल्लिका चुपचाप उसकी ओर देखती रहती है। कालिदास वहाँ से हटकर आसन के पास आ जाता है और वहाँ से ग्रंथ उठा लेता है। परंतु ये कोरे पृष्ठ का महाकाव्य तब नहीं लिखा गया था। मल्लिका, तुम कह रहे थे कि तुम फिर अथ से आरंभ करना चाहते हो। कालिदास निश्वास छोड़ता है। कालिदास, मैंने कहा था मैं अथ से आरंभ करना चाहता हूँ। यह संभवतः इच्छा का समय है के साथ द्वंद था, परंतु देख रहा हूँ कि समय अधिक शक्तिशाली है। क्योंकि? मल्लिका, क्योंकि? फिर अंदर से बच्ची के रोने के शब्द सुनाई देते हैं। मल्लिका जड़ से अंदर चली जाती है। कालिदास ग्रंथ आसन पर रखता हुआ जैसे अपने को उत्तर देता है। कालिदास, क्योंकि वह प्रतीक्षा नहीं करता। बिजली चमकती है और मेघ गर्जन सुनाई देता है। कालिदास एक बार चारों ओर देखता है, फिर झरोखे के पास चला जाता है। वर्षा पड़ने लगती है। वह झरोखे के पास आकर ग्रंथ को एक बार फिर उठाकर देखता है और रख देता है। फिर एक दृष्टि अंदर की ओर डालकर ड्योढ़ी में चला जाता है। क्षण पर सोचता सा वह रुका रहता है, फिर बाहर से दोनों किवाड़ मिला देता है। वर्षा और मेघ गर्जन का शब्द बढ़ जाता है। कुछ क्षणों बाद मल्लिका बच्ची को वक्ष से सटाए अंदर आती हैं और कालिदास को न देखकर दौड़ती सी झरोखे के पास चली जाती हैं। मल्लिका, कालिदास उसी तरह झरोखे के पास से आकर ड्योढ़ी से किवाड़ खोल देती हैं। कालिदास पैर बाहर की ओर बढ़ाने लगती है, परंतु बच्ची को बाहों में देखकर जैसे वह जकड़ जाती है। फिर टूट सी आसन पर आकर बैठ जाती हैं और बच्ची को और साथ सटाकर रोती हुई उसे चूमने लगती हैं। बिजली बार बार चमकती है और मेघ गर्जन सुनाई देता रहता है। ये हुआ आषाढ़ का एक दिन। मोहन राकेश जी का नाटक समाप्त। अगली क्लास में नए अध्याय के साथ मिलेंगे।